और इसके साथ साथ अब न्यू वैकेंसी यूपीपी की भी आ गई है, तो ये प्रैक्टिस सेट आप दोनों के लिए काम आएगा, चाहे यूपीपी के हो या आरआरबी एनटीपीसी के हो या बैंक के हो, सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। चलिए एक मोटिवेशन कोट के साथ स्टार्ट करते हैं। दौर हवाओं का ही कायम रहता है, दौर हवाओं का ही कायम रहता है, आंधियां देर तक नहीं चला करती। दौर हवाओं का ही कायम रहता है, आंधियां देर तक चला नहीं करती। इसका मतलब तात्पर्य दोस्तों ये है कि आप कंटिन्यू मेहनत करते रहिए तो आपको मंजिल पाने में आसानी होगी। लेकिन अगर आप कुछ देर मान लो एक दिन जोश में आए और 15 घंटा पढ़ लिए, 20 घंटे पढ़ लिए, लेकिन उससे कुछ नहीं होने वाला है। तो इसलिए इस जोश और जज्बे को बना के रखना है और कंटिन्यू प्रयास को जारी रखना है। ठीक है, फिर श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जिस व्यक्ति को आपकी कदर नहीं है, जिस व्यक्ति को आपकी कदर नहीं है, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है कि आप अकेले रहें। ठीक है, तो इसलिए आपको अपने आप पर भरोसा रखना है और फुल कॉन्फिडेंस के साथ में अपने प्रयास को जारी रखना है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन पे। ये प्रैक्टिस नंबर 7 होगा जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। चलिए देखते हैं, ये पहला टॉपिक आया है घड़ी का। ये आपका आया है घड़ी का, तो इसमें ये क्वेश्चन लगभग 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाने की हमेशा जो है संभावना होती है। ठीक, तो चलते हैं। सॉरी, ये घड़ी का नहीं, डायरेक्शन का है, दिशा का। ठीक है, तो ये आपका नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया। तो आपसे बोला गया है, इसमें एक ध्यान रखिएगा, अगर इस तरीके से है तो ये आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। और अगर आप इस तरीके से चल रहे हैं तो एंटी क्लॉक, अगर एंटी क्लॉक दिया है या विपरीत दिशा में दिया है या घड़ी के विपरीत दिशा में, जो भी ऐसे तरीके से दिया है, तो इस तरीके से हम लोग काउंट करेंगे। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, उत्तर की ओर मुंह करके खड़े हुए एक एक्स घड़ी की सुई की दिशा में 205 डिग्री मुड़ जाता है। तो मान लो ये आप ऐसे यहां पे इस तरीके से फिगर अगर ड्रा करेंगे तो आपको क्वेश्चन में आसानी हो जाएगी और आप अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। आप उत्तर की ओर मुंह करके खड़े हैं, ये आपसे कहा गया है कि 205 डिग्री मुड़ जाता है, किस दिशा में, घड़ी की दिशा में, यानी कि इस तरीके से। तो ये वाला एंगल इतना जो होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री। फिर ये कितना होता है, 90 डिग्री। तो ये टोटल कितना हो गया, 180 डिग्री। कितना हो गया, 180 डिग्री। आपसे पूछा कितना गया है, 205 डिग्री, यानी कि आपसे 25 डिग्री और बढ़ाना है। तो 25 डिग्री हम इस तरफ और बढ़ जाएंगे, तो इसका मतलब इस तरीके से आपका यहां पे कहीं पे आएगा। तो ये आपका जो टोटल एंगल बनेगा, ये आपका बनेगा 205 डिग्री। ठीक, अब आपसे कहा गया है 205 डिग्री मुड़ जाता है और फिर घड़ी की दिशा के विपरीत, घड़ी के विपरीत दिशा में, यानी कि इस तरीके के एंटी क्लॉकवाइज में डायरेक्शन में मुड़ जाता है। तो अब एक्स की किस दिशा में है, तो 160 डिग्री मुड़ जाता है। तो ये 25 था, ये कितना था, 25 था। और 25 160 से 25 माइनस कर दो, 160 से 25 माइनस कर दो तो कितना आएगा, 5। और यहाँ 5 से 2 जाएगा 3, यानी 135 डिग्री। तो 135 में ये आपके पास यहाँ ये तो 90 हो गया, ये कितना हो गया, 90 हो गया। और यहां से 90 में अगर 45 ऐड कर देंगे, तो जब 45 ऐड करेंगे तो यानी कि ये वाला एंगल यहां से इतना पूरा ये आपका बनाएगा 160 डिग्री। ठीक है, तो आपसे ये पूछा गया है कि दिशा में मुंह ये हुए है, तो अब किस दिशा में जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, मैंने आपको जो टॉपिक पढ़ाया था उसमें बताया था कि जो ये आपका नॉर्थ और ईस्ट के बीच में डायरेक्शन होती है वो होती है नॉर्थ ईस्ट। तो ये आपको किस दिशा में है, नॉर्थ ईस्ट में है, यानी कि उत्तर पूर्व में। ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस देश के ओपेक से बाहर, ये आपसे कहा गया है हाल ही में किस देश में ओपेक से बाहर जाने वाले का फैसला, मतलब ओपेक से बाहर है। तो ये आपका जीएस का है, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूं, इसका आंसर हो जाएगा आपका कतर, इसका आंसर हो जाएगा कतर। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ये आपका कौन सा वेन आरेख निम्नलिखित वर्गों का सही प्रतिनिधित्व करता है? कर्नाटक, भारत और एशिया। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग वेन डायग्राम्स करेक्टली रिप्रेजेंट द फॉलोइंग क्लासेस? कर्नाटक, इंडिया और एशिया। तो कर्नाटक एक क्या है? एक राज्य है। किसका? भारत का। तो सबसे पहले कर्नाटक हो जाएगा। उसके बाद कर्नाटक किसके अंदर आता है? भारत के अंदर आता है, तो ये ऐसे हो जाएगा एक। फिर उसके बाद भारत किसके अंदर आता है? एशिया के अंदर आता है। तो इस तरीके से ये इस तरीके से सर्किल हो जाएंगे, यानी ये कर्नाटक हो गया, ये भारत हो गया और ये एशिया हो गया। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसमें सर्किल में ए, बी, सी और डी, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि यहां से क्वेश्चन को पूछे जाने की संभावना हमेशा बनी रहती है। ठीक है, एक ना एक क्वेश्चन पूछा जरूर जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे ये आपसे कहा गया है कि नीचे दिए गए चित्र में समुच्चय सर्वसमावेशी समुच्चय है और समुच्चय एल, एम और एन, यानी कि ये जो टोटल पूरा दिया गया वो है आपका यू। ये वाला पूरा पार्ट क्या है? यू। इसमें एक एल है, ए एल है, एम है और एन है, ये तीनों दिए गए हैं। आपसे क्या पूछा गया है कि के आधार पर उन छात्रों की कुल संख्या कितनी है जो भाषा और भूगोल पढ़ रहे हैं लेकिन इतिहास नहीं पढ़ रहे हैं। इसमें से आपको एल, एम और एन, इसका मतलब जो एल है वो आपका इतिहास है। मैं यहां लिख दे रहा हूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। एल जो है वो इतिहास है, एम जो है भूगोल है, एम जो है भूगोल है और एन जो है वो आपका भाषा है। आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे, जैसे जैसे क्वेश्चन आपसे कहा गया है एल है, एम है, एन है, और यहाँ पे जब लैंग्वेज की बात करता है तो इतिहास है, भूगोल है और भाषा है। तो हम जो पहले है उसको पहले मान लेंगे, जो दूसरा है यानी बी वाला पार्ट उसको बी मान लेंगे, एन है तो हम लास्ट वाला कह लेंगे। अब इसमें क्या पूछा गया है कि जो भाषा और भूगोल पढ़ रहे हैं, भाषा और भूगोल पढ़ रहे हैं, तो भाषा का मतलब हो जाएगा एन, यानी कि ये वाला भाषा पढ़ रहे हैं और भूगोल पढ़ रहे हैं। भूगोल का मतलब आपका क्या दिया है? एम, यानी कि ये आपका एम, ये हो जाएगा। ठीक है, अब आपसे कहा गया है कि लेकिन इतिहास नहीं पढ़ रहा है, तो इतिहास नहीं पढ़ रहा है तो इतिहास कौन है आपका? इतिहास आपका है एल, इतिहास है एल। तो आपसे बताना है कि ऐसे कौन से छात्र हैं जो इतिहास नहीं पढ़ रहे हैं। तो आप इसका ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन कौन कौन से हैं। इसका ऑप्शन, एक मिनट, इसका ऑप्शन इसी में है शायद, हाँ यहां पे है। ठीक, तो आपको बताना है कि इसमें से कौन से ऐसे हैं जो यहां पे आपको इतिहास नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इतिहास कौन नहीं पढ़ रहा है? यानी कि इतिहास ये वाला पार्ट हो गया। इतिहास कौन सा पार्ट हो गया? इतिहास ये वाला एल पार्ट हो जाएगा। तो आपको ये एम यानी कि भाषा भी पढ़ा जा रहा है और भूगोल भी पढ़ा जा रहा है, लेकिन जो एन है वो इतिहास नहीं पढ़ा जा रहा है, तो ये आपका हो जाएगा 9। ये इतिहास नहीं पढ़ रहा है लेकिन भाषा और भूगोल दोनों को पढ़ रहा है, तो आंसर नंबर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बहुत ध्यान से पढ़ना है क्योंकि यहां से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे हमेशा जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 5th नंबर क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा हम स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए, ये अब आपसे कहा गया है कि in the given diagrams the triangles represent the set of pupils who possess a car, the squares represent the set of pupils who possess house, and the circle represent the set of pupils who possess gold। यानी कि आपसे कहा गया है कि जो सर्किल है, मैं लिख के बता दे रहा हूं, ये दिए गए चित्र में त्रिकोण लोगों को दर्शाता है जिनके पास कार है। यानी कि जो ट्रायंगल है उनके पास क्या है? वो उनके पास कार है। बहुत ध्यान से समझिएगा, जो ट्रायंगल है उनके पास क्या है? कार है। और जो रेक्टेंगल है यानी कि और वृत्त लोगों को दर्शाता है जिनके पास सोना है, यानी कि जो सर्किल है वो दर्शाता है जिनके पास सोना है। ठीक है, अब आपसे कहा गया है कि उन लोगों को फिर उसके साथ साथ बताया गया है
कि वर्ग उन लोगों को दर्शाता है जिनके पास कार है, और त्रिकोण उन लोगों को दर्शाता है जिनके पास कार है, वर्ग उन लोगों को दर्शाता है जिनके पास घर है। यानी कि जो वर्ग है वो आप किसके पास है, जिनके पास घर है। तो ये आपके सिंबल हो गए जिसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन को लगाएंगे। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन क्या पूछा गया है जरा देखते हैं। उन लोगों को की कुल संख्या कितनी है, उन लोगों की कुल संख्या कितनी है जिनके पास तीनों में से केवल एक चीज है, यानी कि घर, कार या सोना। तो ऐसा कितने लोगों के पास जिनके पास केवल घर, सोना या जो है कार है। चलिए देखते हैं। तो आपके पास हो जाएगा कि फर्स्ट के पास जो ए है तो इसके पास क्या है, सिर्फ ये अलग ही है, यानी कि इसके पास क्या है, कार है सिर्फ। और 7th के पास में आपके पास आपका सोना है, और 6 के पास आपका घर है। इसका मतलब ये हुआ 1, 6 और 7, 1, 6 और 7। तो क्वेश्चन नंबर आंसर हो जाएगा, यहां पे 1 भी ऐड कर देंगे तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा, 6 और 7। तो इसमें से कार या सोना, एक मिनट, एक आपसे क्वेश्चन बोला गया है, एक मिनट रुक जाइए। यहां से क्या है, घर, तो घर आपका क्या है, स्क्वायर, यानी कि 6 तो कंफर्म हो गया। ठीक है, फिर आगा है कार या सोना, दोनों में से कोई एक। तो आपसे पास 7th वाला ऑप्शन है, तो आपका यही ऑप्शन तो यही सही है, और यहाँ पे फर्स्ट ऐड करने की जरूरत नहीं है। या तो आप कार को ले सकते हैं या आप उसको घर को ले सकते हैं, इसलिए आपका आंसर नंबर ये हो जाएगा 2nd। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है कि ये जीएस का आ गया है। चलिए मैं बता देता हूं। 13 जनवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस महापुरुष की 352वीं जयंती पर 350 रुपए का सिक्का जारी किया। तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, हालांकि 2019 का है, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है कि गुरु गोविंद सिंह की जयंती पर 350 रुपए का 350 रुपए का सिक्का प्रधानमंत्री मोदी ने 352वीं जयंती पर किसकी, गुरु गोविंद सिंह की 352वीं जयंती पर इन्होंने सिक्का को जारी किया था। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। यह आपका 7 नंबर क्वेश्चन है, यह भी आपका जीएस का ही आ गया है। बहुत सारे जीएस का ऐड हो गए हैं, लेकिन फिर भी मैं इसको बताते हुए चलूंगा। यह आपसे कहा गया है, हाल ही में किस देश के कृत्रिम उल्कापिंड को वाशिका के लिए माइक्रो सैटेलाइट लॉन्च किया गया है। तो यह आपका जापान हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, जापान हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए ध्यान से सुनते हैं। चलिए ये कहा है कि कंसीडर द गिवन स्टेटमेंट ट्रू एंड डिसाइड व्हिच ऑफ द गिवन कंक्लूजन लॉजिकली फॉलो फ्रॉम द स्टेटमेंट। स्टेटमेंट का पहले क्या है, सम टेबल आर। ये आपका स्लॉगिंग का चैप्टर है, यहां से 1-2 क्वेश्चन आने की हमेशा संभावना रहती है। तो आपको इस चैप्टर के साथ प्रैक्टिस के साथ ही धीरे धीरे चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे, और एक अलग से मतलब लेकर के टाइम टेबल चल रहा है जिसमें आपको चैप्टर वाइज पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो अभी तो इसमें प्रैक्टिस लेकर के चल रहे हैं, तो इसमें हम जो भी संभावना होगी वो क्वेश्चन मैं बता दूंगा। ये कह रहा है कि सम टेबल आर बुक। तो सम टेबल का मतलब ये आपने एक टेबल ले लिया, और ये कहा गया है कि कुछ जो टेबल हैं वो आपके बुक हैं, तो ऐसा फिगर बन जाएगा, ये हो जाएगा, इस तरीके से फिगर बन जाएगा। तो कुछ टेबल जो हैं वो आपके बुक हैं। फिर कहा गया है ऑल बुक्स आर चेयर, तो जितने भी बुक हैं वो सभी चेयर हैं। तो ये आपका तो फिगर हो गया। अब चेयर को सी से रिप्रेजेंट कर दिया, बुक को बी से रिप्रेजेंट कर दिया, और टेबल को टी से रिप्रेजेंट कर दिया। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित को यह तय करे कि कौन सा निष्कर्ष वक्तव्यों को तर्कसंगत रूप से अनुसरण करता है। यानी कि अब आपसे कहा गया है कि सम बुक्स आर टेबल, ये आपका कंक्लूजन है। तो कंक्लूजन ध्यान रखना है, सम बुक्स आर टेबल। तो आपको ध्यान रखना है कि जब सम टेबल आर बुक है तो सम बुक आर भी टेबल होंगे। तो इसका मतलब पहला ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा। ठीक है, जो पहला ऑप्शन होगा वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी नेक्स्ट निष्कर्ष है सम चेयर आर बुक। जो सम चेयर है वो बुक है। तो जब ऑल बी आर सी है
तो कुछ जो सी होंगे वो भी हो सकते हैं। ये 100% है, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड भी सही होगा। तो आपको अकॉर्डिंग टू ऑप्शन क्या दिया है, नाइदर फर्स्ट नॉट सेकंड, तो गलत। यहां से आपसे कहा गया सेकंड ऑप्शन बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड आर फॉलो, यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों अनुसरण करते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो जो दोस्त पहली बार पढ़ रहे हैं उनके लिए भी मैं बता दूं, ये सिलोगिज्म टॉपिक का है। आपसे कहा गया है सम टेबल आर बुक, तो हम लोग पहले फिगर ड्रॉ करेंगे और ऐसा फिगर बनाएंगे कि ये जो है आपका दोबारा से इस सम टेबल और सम बुक। ठीक है, अब आपसे कहा गया है कि सम बुक ऑल बुक्स आर चेयर, तो बुक को पूरा पूरा जितना पार्ट होगा वो चेयर में कर देंगे, तो आपसे ये फिगर बन जाएगा। और फिर आपसे निष्कर्ष यानी कि क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि सम बुक आर टेबल, तो जब सम टेबल आर बुक हैं तो सम बुक आर टेबल भी होंगे, ये 100% है। सेकंड है अगर ऑल बुक आर चेयर हैं तो जो सम चेयर होंगी वो बुक होंगी, इसलिए आपका आंसर नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। आपसे कहा गया है 9 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 9 नंबर आपसे क्वेश्चन का बोला गया है, जरा मैं देख लेता हूं आवाज आ रही है नहीं आ रही है। ठीक है, चला देता हूं इस पे भी। अब आपसे कहा गया है कि नीचे दिए गए वक्तव्य को सच मानकर चलें और यह तय करें कि कौन से निष्कर्ष वक्तव्य में से तर्कसंगत रूप से अनुसरण करते हैं या करता है। ठीक है, कंसीडर द गिवन स्टेटमेंट टू बी द ट्रू एंड डिसाइड व्हिच ऑफ द गिवन कंक्लूजन लॉजिकली फॉलो फ्रॉम द स्टेटमेंट। अब आप क्या करेंगे, केवल पहला जो वक्तव्य है स्टेटमेंट है, केवल काम करने और कोई मनोरंजन ना करने से जैक सुस्त बन जाता है। आपसे स्टेटमेंट बोला है कि केवल काम करने और कोई मनोरंजन ना करने से जैक सुस्त बन जाता है। चलिए अब एक बात ध्यान रखिएगा कि अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट ही आप आंसर देंगे। आप अपने मन से क्या सही है क्या गलत है इस पे ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका एक क्वेश्चन एक आंसर गलत हो सकता है, जिससे एक नंबर आप पीछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इस बात को भी विशेष ध्यान रखना है। आपसे कहा गया है काम करना महत्वपूर्ण है। चलिए हम दूसरे ऑप्शन भी चलते हैं। यहाँ पे महत्वपूर्ण होने की और ना होने का कोई बात नहीं की है। आपसे कहा गया है काम करना महत्वपूर्ण है, लेकिन आपसे क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट है वो कहा गया है केवल काम करने और कोई मनोरंजन ना करने से जैक सुस्त बन जाता है। हमें खेल के लिए काम से समझौता करना पड़ता है। ठीक है, हमें खेल के लिए काम से समझौता करना पड़ता है, तो ये आपका ऑप्शन ना तो पहला होगा और ना ही दूसरा होगा, नाइदर फर्स्ट नॉट सेकंड कंक्लूजन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस यहां से अगर कुछ बनता है, सुस्त होने की बात आती, मनोरंजन करने की बात आती, तो जरूर हम उसमें से सही मान सकते थे, लेकिन ऐसा इसमें से कुछ नहीं दिया है, इसलिए हम लोग इसमें ना तो फर्स्ट होगा और ना ही सेकंड होगा। अब क्वेश्चन नंबर हम अगला चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 10 है। आपसे कहा गया है कि दिए गए कथन को सत्य मानिए, भले ही वह ज्ञात तथ्य से भिन्न प्रतीत होता हो, और तय कीजिए कि कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से दिए गए कथन का अनुसरण करता है। चलिए देखते हैं। आपसे कहा गया है कुछ चीते बिल्लियां हैं और सभी बिल्लियां चूहे हैं। ये देखिए सिलोगिज्म का दूसरा पार्ट आ गया है। ठीक है, तो आप हिंदी में समझ में आए तो हिंदी में कर लीजिए, इंग्लिश में समझ में आए तो इंग्लिश में कर लीजिए। जैसे कहा गया है कथन स्टेटमेंट सम टाइगर आर कैट, तो सम टाइगर का मतलब आप टी बनाइए और इसको ऐसे लग दीजिए, ये आपका टाइगर हो गया पूरा। लेकिन कंडीशन क्या है, सम टाइगर आर कैट, तो सम मतलब ये पूरा टाइगर है, लेकिन इसमें से कुछ ऐसा पार्ट है जो आपका कैट है, तो इस तरीके से हम लोग बना सकते हैं। बताइए, बना सकते हैं। अब क्या करेंगे, क्वेश्चन अगला क्या है, ऑल द कैट्स आर राइट, जितने भी कैट हैं यानी कि जितना भी कैट है वो पूरा आपका राइट होगा। ठीक है, तो यहां से आपको ध्यान रखना है, बैंक में 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, बैंक एसएससी में लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, आरआरबी एनटीपीसी में 2 क्वेश्चन आते हैं या 1 क्वेश्चन आ सकता है, और यहां से यूपीपीएमए में लगभग 2 क्वेश्चन आते हैं। तो ये टॉपिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने जोश जुनून को बना के रखिए और अंतिम तक यहाँ पे बने रहिए ताकि आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए। क्वेश्चन आपसे बोला गया, ये आपका कथन तो लिख लिया आपने।
अब आपसे पूछा गया है निष्कर्ष, कंक्लूजन बताना है। तो कंक्लूजन क्या है? ऑल द रेट आर कैट। तो जब ऑल जितनी रेट है वो क्या कैट हो सकती है? नहीं हो सकती है दोस्तों, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। सभी कैट तो रेट है, लेकिन सभी रेट यानी सभी चूहे कैट नहीं हो सकते, क्योंकि ये इतना पार्ट आपका खाली बच रहा है। ठीक है, तो सभी कैट रेट हो सकते हैं, कुछ रेट अगर पूछा जाए तो आपका जरूर कैट हो जाएगा। इसका मतलब ये आला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि कंडीशन क्या दी है? आल वाली, और आल हमेशा इस वाले कंडीशन में गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है सम ऑफ द टाइगर आर रेट। कुछ जो टाइगर हैं वो रेट हैं, तो ये टाइगर पार्ट है और इसमें यहाँ पे ये वाला पार्ट रेट का है। इसका मतलब आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। और सेकंड का मतलब सेकंड सही कहाँ दिया गया है? लास्ट वाले ऑप्शन में, यानी कि डी। ओनली टू इज कंक्लूजन इज फॉलो। केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में जरूर आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देते हैं। आपसे कहा गया है कि निम्न कथनों को पढ़ें और दी गई जानकारी के अनुसार तार्किक रूप से सही निष्कर्ष की पहचान करें। स्टेटमेंट है, क्या है? यह एक स्केल पारदर्शी है। दिस स्केल इज ट्रांसपेरेंट। अब आपसे कहा गया, ये क्वेश्चन जो होते हैं अजम्पशन के, तर्क संगत के, आर्गुमेंट्स के, कार्रवाइयों के, ये लगभग 5 से 6 क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी में आते हैं। ये बहुत मायने रखते हैं, इनको बहुत ध्यान से समझना है, फिर उसका आंसर देना है। आपसे कहा गया है कि यह स्केल पारदर्शी है। अब ऑप्शन क्या है, यानी कि निष्कर्ष क्या है? स्केल शीशे का बना है। हाँ, स्केल शीशे का बना है तभी वो पारदर्शी है, यह ऐसा माना गया है इसमें। और स्केल प्लास्टिक का बना है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका, लेकिन एक बात और इसमें ध्यान दीजिएगा, यह स्केल पारदर्शी है और स्केल हमेशा शीशे का ही नहीं पारदर्शी होता है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, ये कहा गया है स्केल शीशे का बना है, तो इसका मतलब स्केल शीशे का बना है तो वो पारदर्शी होगा या नहीं होगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा ना तो पहला और ना ही सेकंड, क्योंकि कभी कोई कोई चीजें प्लास्टिक की भी ट्रांसपेरेंट होती है। तो इसके अकॉर्डिंग आपसे यहां से कोई पारदर्शी का स्केल से, शीशे से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ना तो पहला ना ही दूसरा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। आपसे कहा गया है 12 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ें और बताएं कि इसका उत्तर देने के लिए निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा पर्याप्त है और कौन सा नहीं। अब आपसे कहा गया है श्रीजेश किस वर्ष पैदा हुए? तो श्रीजेश किस वर्ष पैदा हुए? तो आपसे निष्कर्ष है, वर्तमान में राजेश अपने पिता से 25 साल छोटा है। राजेश अपने पिता से 25 साल छोटा है। श्रीजेश की बहन 1974 में पैदा हुई थी, उनके पिता से 35 साल छोटी है। तो आप इस बात को ध्यान दे सकते हैं, इसमें से आप अगर दोनों को मिला देंगे, फर्स्ट एंड सेकंड, तो आपका ये कथन सही हो जाएगा। सिर्फ पहला नहीं होगा और सिर्फ दूसरा भी नहीं होगा। अगर दोनों से आपसे कहा गया है तो दोनों मिलाकर सही हो जाएगा, यानी कि बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड सफिशिएंट फॉर दिस आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देते हैं। इसमें से अब लगाने की बात अगर आएगी तो इस क्वेश्चन को मैथ में भी लगवाया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, भारत का कौन सा प्रदेश स्नेक बोट रेस से के लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपका जीएस कहा गया है। ठीक है, इसमें शायद आंध्र प्रदेश होगा या केरल, लेकिन ये इसका आंसर जो है जीएस का है। चलते हैं, छोड़ते हैं इसको, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए इस पे हम लोग काम करते हैं, देखते हैं। आपसे कहा गया है दिए गए प्रश्न पर विचार करें और निर्णय लें कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन पर्याप्त है। ठीक है, तो कथन क्या है? 5 व्यक्ति पी क्यू आर एस तथा टी किसी पंक्ति में खड़े हैं, पंक्ति के मध्य में कौन है, यह आपसे पूछा गया है। ठीक है,
ये आपसे पूछा गया है। अब आपसे क्वेश्चन क्या है, क्यू इज द लेफ्ट ऑफ परसेंटेज, के बाईं ओर क्यू है, एस इज द बिटवीन पी एंड टी, जो एस है वो पी और टी के बीच में बैठा है, तो आपको आंसर क्या देना है। चलिए, तो आपको ये तो कंफर्म है कि आप बिना दोनों की मदद से तो नहीं बना सकते, क्योंकि क्यू इज द लेफ्ट ऑफ परसेंटेज, तो इससे कोई मतलब नहीं है कि यहां से आप इसका सटीक आंसर नहीं दे सकते। ये परसेंटेज नहीं है, ये एरर है, परसेंटेज नहीं है। पी क्यू आर एस टी में से 5 ऑप्शन में से कुछ एक हो सकता था। चलिए हम लोग बना के देख लेते हैं। ये आपका हो जाएगा 1 2 3 4 और 5, ठीक है। तो आपसे कहा गया है एस इज द बिटवीन पी एंड टी, जो एस होगा वो पी और टी के बीच में बैठेगा, तो पी यहां भी हो सकता है, पी अपान टी कर देते हैं, और पी अपान टी यहां पे भी कर देते हैं। अब आपसे कहा गया है कि क्यू इज टू द लेफ्ट ऑफ, क्यू इज टू द लेफ्ट ऑफ आर हो सकता है, ये आर ही होगा क्योंकि आर नहीं आया है, तो क्यू इज टू द लेफ्ट ऑफ आर, तो अगर आर हम यहां कर देंगे तो क्यू आपका यहां आ जाएगा, ठीक है। तो आपसे कहा गया है कि अब ये पी और टी चाहे जहां बैठे, ठीक है, पी और टी चाहे कहीं पे भी बैठे, तो आपका दोनों मिलाकर के आपको आंसर दे सकते हैं, यानी कि बोथ फर्स्ट एंड सेकंड सफिशिएंट आर टू आंसर द गिवन क्वेश्चन, कथन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही के ऊपर प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम है, ठीक है, मतलब दोनों मिला करके, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्वेश्चन ध्यान से दीजिएगा, ये क्यू इज टू द लेफ्ट ऑफ आर है, के आर के बाईं ओर क्यू है, तो आर यहां पे कर दिया, तो आपसे सिर्फ मध्य में पूछा था और बाकी आपसे कुछ नहीं पूछा था, तो एस मैंने अगर यहां किया तो इस तरीके से हो जाएगा। अगर मान लो आपके दिमाग में खुराफाती दिमाग चलता है आप लोगों का कि मैं यहां पे एस ना करूं, मैं कहीं और कर दूं, आओ देखते हैं, उसको भी बता देते हैं। 1 2 3 4 5, आप सपोज दैट आपने कहा कि मैं एस यहां करूं, क्योंकि अब इतना तो खुराफात बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि एस को एंड पे तो नहीं कर सकते, एस को एंड पर नहीं कर सकते क्योंकि वो बीच में बैठेगा। अब आप बात यहां है, मान लो मैं यहां कर दूंगा, तो अगर बीच में आप यहां कर देंगे तो दोस्तों आप बताइए, पी जो है यहां पे आ जाएगा, टी यहां आ जाएगा, या टी यहां आएगा, ये पी आ जाएगा। तो आपसे कहा गया है कि आर पी क्यू जो है इससे नजदीक आएगा, तो क्यू आप यहां पे लिख सकते हो और यहां लिख सकते हो, तो मध्य में कौन आएगा, तो इस कंडीशन में आपको यहां से दोनों मिलाकर पर्याप्त, यहां से कुछ कंडीशंस में हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो, एस इज द बिटवीन पी एंड टी, पी और टी के मध्य में एस है, तो ठीक है, इसके कंडीशन के हिसाब से आपका आंसर तो यही दे रखा है, ठीक है, इसका मतलब पहले वाला ही माना गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। 15 नंबर है, ये आपसे क्वेश्चन कहा गया है, तर्क पर ध्यानपूर्वक विचार करें और निर्णय करें कि इसमें से नीचे दी गई कौन सा अनुमान निहित है। आर्गुमेंट है आपसे, भीषण शीतलहर के चलते सरकार ने तत्काल प्रभाव से सभी विद्यालयों को एक सप्ताह तक बंद रहने का आदेश दिया है। भीषण शीतलहर के चलते सरकार ने तत्काल प्रभाव से सभी विद्यालयों को एक सप्ताह तक बंद रहने का आदेश दिया है। चलिए क्वेश्चन ऑप्शन क्या है, शीतलहर एक सप्ताह तक जारी रह सकती है, हाँ, अगर ये संभावना है कि बंद रहेगा तो अभी आपकी एक संभावना होती है, जब कभी ऐसी कंडीशन होती है ठंडी के मौसम में, तो जो भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं उनका ये ऑर्डर रहता है कि हाँ इतने दिन तक बंद रहेगा, या जो भी होगा या कब खुलेगा, तो वो शीतलहर के चलते ही होता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर पहला तो सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। चिंतित माता पिता अपने बच्चों को एक सप्ताह के बाद भी स्कूल शायद नहीं भेजे, तो ये भेजेंगे स्कूल या नहीं भेजेंगे, ये कोई मायने नहीं रखता है। आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कथन, आर्गुमेंट, आपका जो निष्कर्ष होगा, अजम्पशन होगा, वो पहला सही होगा, यानी कि ओनली फर्स्ट, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पे। मोहित भैया जरा पानी पिला दो। चलते हैं 17 नंबर पे, तर्क पर ध्यानपूर्वक विचार करें और निर्णय करें। अच्छा ये हो गया, सॉरी 17 नंबर,
यह है, तर्क पर ध्यानपूर्वक विचार करें और निर्णय करें कि इसमें नीचे दिए गए कथन कौन सा अनुमान निहित है। वर्तमान सरकार 2G स्पेक्ट्रम की नीलामी के लिए आधार पर मूल्य कम कर दिया। ठीक है, कहा गया है वर्तमान सरकार ने 2G स्पेक्ट्रम की नीलामी के लिए आधार मूल्य को कम कर दिया है। अब आपसे कहा गया है कि अगली बार, अब आपके ये ऑप्शन है, अजम्पशन है, अगली बार कीमत और कम होगी, पिछली बार नीलामी अच्छी नहीं थी। तो इस बात को विशेष ध्यान रखना है कि आपसे कहा गया है, थैंक यू भैया, व्रत में पी सकते हैं ना, उधर से पानी पिला पड़ रहा। चलिए, अब आपसे कहा गया है वर्तमान सरकार 2G स्पेक्ट्रम की नीलामी के लिए आधारभूत मूल्य कम कर दिया था क्योंकि पिछली बार नीलामी में अच्छी नहीं थी। तो आप जाहिर सी बात है, अगर पिछली बार अच्छी नहीं होगी तभी नीलामी कम किया है, तो इसका मतलब ये जो है इससे रिलेट कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। अगली बार कीमत और कम होगी, ये कोई कंफर्म नहीं हो, भविष्य के बारे में कुछ नहीं पता है, लेकिन पहले जो हो चुका उसी के अनुसार सुधार किया जाता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका सेकंड हो जाएगा। चलिए इसके ऑप्शन पे चलते हैं। इसके ऑप्शन नहीं दिए हैं, लेकिन यह ऑप्शन आपका सेकंड हो जाएगा। ठीक है, उसका सेकंड ही था ऑप्शन। चलिए, यह कहा गया है 3 सत्रों में अपना वजन 5 किलोग्राम बढ़ाएं। 3 सत्रों में अपना वजन 5 किलोग्राम बढ़ाएं। एक विज्ञापन पूर्व धारणा क्या है? पहला, यदि आप 6 सत्रों में भाग लेते हैं तो आपका वजन 10 किलोग्राम तक कम हो जाएगा। यदि आप 6 सत्रों में भाग लेते हैं तो आपका वजन 10 किलोग्राम तक कम हो जाएगा। अगला चलते हैं, सेकंड पूर्व अवधारणा है कंपनी वजन बढ़ाने वाले कार्यक्रम चलाती है। ऑप्शन क्या था? 3 सत्रों में अपना वजन 5 किलोग्राम बढ़ाएं। एक विज्ञापन पूर्व अवधारणा, मतलब एक विज्ञापन पूर्व अवधारणा में है कि 5 किलोग्राम वजन बढ़ाएं। ऑप्शन क्या है? 10 किलोग्राम तक कम हो जाए और कंपनी बढ़ाने वाले कार्यक्रम चलाती है। तो इसका मतलब ये कम होने का जो सेकंड ऑप्शन है वो तो गलत है, पहला वाला ऑप्शन तो गलत है। आपसे कहा गया है कि बढ़ाएं, तो बढ़ाती है ना, कंपनी जो चल रही है वो बढ़ाने के लिए चल रही है, तो इसलिए आपका ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा। ओनली सेकंड इज फॉलो। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। 19 नंबर क्वेश्चन है। 19 नंबर आपसे क्वेश्चन यानी 20 नंबर क्वेश्चन है कि एक परीक्षा में एक विद्यार्थी सही उत्तर के लिए 1 अंक पाता है और 0.25 अंक की कटौती गलत उत्तर के लिए की जाती है। यदि कुल 120 प्रश्न का उत्तर देता है तो 90 अंक पाता है, तो उसने कुल कितने प्रश्नों का उत्तर सही दिया? ये मैथ का क्वेश्चन आ गया है टाइपिंग के। ठीक है, तो ये मैथ का आ गया, फिर भी तो ठीक है मैं बता देता हूं, लेकिन एरर है इसमें, गलती से ये टाइप हो गया है। आपसे कहा गया है एक परीक्षा में एक विद्यार्थी सही अंक पाने के लिए 1 अंक पाता है, तो मान लो सही अंक की संख्या आप x मान लेते हैं, x है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे? जो गलत होगी वो 120 माइनस x हो जाएगी। ठीक, अब क्या करेंगे? जो सही अंक का जो नंबर है वो 1 है, तो आप क्या करेंगे? x इंटू 1। ठीक है, माइनस कितना? वो 90 अंक पाता भी है, तो किससे 90 अंक पाता है?
जब आप सही से माइनस गलत करने के बाद भी 90 अंक पाता है तो x इंटू 1, और ये आपका हो जाएगा 120 ब्रैकेट में 120 माइनस एक्स, ये सेकंड वाला था और किसके लिए था, गलत वालों के लिए था। तो आप इंटू 0.25 मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 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 0.25 इज इक्वल टू 90 हो जाएगा। ठीक, ये आपका सब इक्वेशन बन जाएगा। तो यहां से आपका आएगा x माइनस, और ये अंदर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और यहां से इसको ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा। तो आपका क्या बन जाएगा, ये 0 है तो आप 12 पंचे 60, एक 0 और बढ़ा लो, 12 पंचे 60 और 12 24 और 36, यानी कि इतना आएगा। ठीक, 2 अंक के बाद दशमलव है, पॉइंट है तो 2 पॉइंट लगा लो, तो ये 30 हो जाएगा। फिर ये x के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस है, ये माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा 0.025। ठीक, इज इक्वल टू आपका हो जाएगा ये x इज इक्वल टू 90। अब आप क्या करेंगे, इसको इसके साथ ऐड कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 1.25 x इज इक्वल टू हो जाएगा, ये माइनस इस तरफ इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये 120 हो जाएगा। ठीक है, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 120 अपान 1.25। अब आप यहाँ पॉइंट हटाएंगे, यहाँ 2 0 हो जाएंगे, तो आप 25 पंचे 125 कर दीजिए, और 25 चौका 100, यहाँ बचेगा 2, यहाँ मतलब 20, 200, 25 अट्ठे 200, ये 480। फिर 5 से कट करेंगे तो 5 9 45 और 5 छक्के 23, 96। तो x आपसे पूछा क्या गया था, तो उसने कुल कितने प्रश्नों के उत्तर सही दिए, सही प्रश्नों की संख्या पूछा है, तो सही प्रश्नों की संख्या आपकी हो जाएगी 96। आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये उम्मीद करता हूं ये ऐसा क्वेश्चन एक हमेशा पूछा जाता है, और ये मैथ का है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया, बाकी सर तो बताएंगे ही, तो ये आपको इस तरीके से लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये आपका है, दिए गए वाक्यों को सही मानते हुए निर्णय लें कि उक्त वाक्यों से कौन से निष्कर्ष तार्किक रूप से प्राप्त किए जा सकते हैं। आपसे कहा गया है कि सम ऑफिसर्स आर कंपनीज, कुछ ऑफिसर्स कंपनीज में हैं, ऑल कंपनीज आर फैक्टर्स, और सभी कंपनीज फैक्ट्रीज हैं। तो आपको यही स्लैगिंग का ही है, तो आप बना दीजिए इसका पहले। तो सम ऑफिसर्स, यानी कि एक आप सर्किल बनाए, इसमें ओ लिख दिए, ओ का मतलब ऑफिसर लिख लिए। अब इसके बाद क्या कहा गया है कि सम ऑफिसर्स आर कंपनी, तो सम ऑफिसर्स आर कंपनी यानी कि सी हो जाएगा, और ऑल कंपनी आर फैक्टर्स, और जितनी भी कंपनियां हैं ये आपका फैक्टर्स, यानी कि आज तीसरा नंबर क्वेश्चन आ गया है इस सेट में। तो इसका मतलब ये है कि लगभग 2 से 3 क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। अब आप क्या करेंगे, निष्कर्ष है सम फैक्ट्रीज आर ऑफिसेस, तो जो सम फैक्ट्रीज हैं वो ऑफिसेस हैं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ये देखिए सम ऑफिसेस आर फैक्ट्रीज हैं, तो इसका मतलब पहला तो सही है आपका। सेकंड है सभी ऑल ऑफिसर्स आर फैक्ट्रीज, तो ऑल ऑफिसर्स आर फैक्ट्रीज नहीं है, यानी कि ये पार्ट आपका छूटा हुआ है। ठीक है, ये कुछ केसेस होते हैं, तो जैसे जैसे क्वेश्चन आते चले जाएंगे मैं बताता चलूंगा। तो ये आपका आंसर नंबर ओनली फर्स्ट हो जाएगा, तो फर्स्ट इज करेक्ट, आंसर नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ओनली कॉन्क्लूजन फर्स्ट इज फॉलो। चलिए उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में जरूर आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। ये आपका क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इस तरीके से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। दिए गए आव्यूहों में संख्याएं पंक्तिवार और या कॉलमवार किसी नियम का पालन करता है। मतलब चाहे ऐसे कह सकते हो आप या ऐसे कह सकते हो, किसी भी तरीके से यह पालन करता है। नियम का अध्ययन कीजिए और संख्या को चुनिए जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। प्रश्नवाचक चिन्ह का मतलब यहाँ पे जो आएगा, तो आपको बताना है ये कैसे आएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। चलिए आइए देखते हैं बिना देरी किए हुए। अगर इसको हम प्लस कर दें, 6 और 3 9, तो 6 प्लस 3 9, और गुणे 2 कर देंगे तो ये आएगा 18। चलिए अगले में अगर ऐसा फॉलो करता है तो तीसरे में भी ऐसा करेगा। तो 15 और 5
20 हो जाएगा, 15 5 20 हो जाएगा, यहाँ 2 से किया तो यहाँ पे 3 से कर देंगे, तो यहाँ पे 3 से कर देंगे तो ये आपका आएगा 60। ठीक है, 60 आएगा। तो इसका मतलब ये 2 से किया, ये 3 से किया, तो इसको 4 से करना होगा। तो इसको जब 4 से करेंगे तो 7 प्लस 28 ये आपका हो जाएगा 35, और 35 को 4 से करेंगे तो आपका आ जाएगा 140। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और आंसर को सही बता सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं फिर से। इन दोनों को प्लस किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को प्लस किया, 3 से मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को प्लस किया, 4 से मल्टीप्लाई किया। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को ध्यान रखना है कि हमारा कौन सा ट्रिक इसमें काम कर सकता है, और एक नहीं, इसको सॉल्व करने के और भी तरीके हो सकते हैं। ये नहीं है कि सिर्फ यही तरीका है, लेकिन ये भी है, और इस तरीके से क्वेश्चन को हम आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये आपका है कि यदि प्लस का अर्थ, या पहले ये है 10 पहले 10 5 इतना। ठीक है, यदि प्लस का अर्थ प्लस, देखो इसमें जो है प्लस और माइनस में, इसमें टाइपिंग में हमेशा गलती हो जाती है प्लस और डिवाइड की चक्कर में। ठीक है, क्योंकि वो एक ही तरीके से दिखता है। तो इसको अभी मैं देख करके बता दूंगा कि यहाँ पे कौन सा प्लस का सिंबल होगा और कौन सा माइनस का, तब इसको सॉल्व करवा देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 23। ये कहा गया है 1 सितंबर 2020 को कौन सा दिन होगा। देखिए ये कैलेंडर टॉपिक का आया है। ठीक है, ये कैलेंडर टॉपिक का आया है, और आपका हिंदू नववर्ष कल से स्टार्ट भी हो गया है, हिंदू नववर्ष। ठीक है, तो जो कैलेंडर बनता है वो इसी के अकॉर्डिंग बनते भी हैं। ठीक है, अब 1 सितंबर 2020 को कौन सा दिन होगा, आइए देखते हैं। आप अपने आगे और पीछे कहीं से कुछ भी दिन पूछा जाए तो आप बता सकते हैं। ये 1 सितंबर 2020 का पूछा गया, आज 2025 चलता, हम लगाएंगे कैसे, चलिए आइए देखते हैं बिना देरी किए हुए। अब 1 सितंबर 2025 20, तो 20 अगर कहा गया है तो 20 में हम नहीं लेंगे, 19 तक लेंगे, तो आप ले लेंगे 2019। बहुत ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 2019 लिख लिया, फिर उसके बाद में 8 डे कैसे निकालेंगे। अब हमारा 20 जब चला, 20 जब स्टार्ट हुआ तो जनवरी से, तो जनवरी में आप ध्यान रखिएगा किस तरीके से, मैं एकदम बेसिक से बता रहा हूं। जनवरी में कितने दिन होते हैं, जनवरी में कितने दिन होते हैं, जनवरी में 31 होते हैं, और टोटल नंबर ऑफ दिन कितने होते हैं, ये 7 होते हैं, क्योंकि मंडे से लेकर के संडे तक 7 दिन ही होंगे, तो इसलिए वो 7 दिन, तो 7 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आपका आएगा 3। तो जो ये 3 बचता है इसको हम बोलते हैं ऑड डे, इसको क्या बोलते हैं, ऑड डे बोलते हैं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक, अब आपसे कहा गया है कि और इसी तरीके से जो दिन 30 महीने मतलब 30 दिन के होते हैं, जो महीने 30 दिन के होते हैं, तो उसमें 8 डे 2 आएंगे। आइए देखते हैं, तो जनवरी में 3 8 डे होंगे, फरवरी 2020 की थी, फरवरी किसकी थी, 2020 की, और फरवरी जब 20 की अगर 4 डिविजिबल हो रहा है उस ईयर से, तो वो ईयर होगा लीप ईयर, यानी कि फरवरी यहाँ पे हो जाएगी 29 डेज की, और 29 डेज में एक ऑड डे बच जाएगा। ठीक, मार्च 3, मार्च, अप्रैल में 2, अप्रैल में कितने दिन बचेंगे, 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, और अगस्त में 3, और सितंबर में 1, यानी कि 1 की बात कर रहा है। अब क्या करेंगे, आप 7 के लिए कैंसिल कर दें, तो 3 3 1 4 3 7, तो ये इसमें 0 बना लेगा, ये 3 3 ये 0 बना लेगा, 3 2 5 2 7 0 बना लेगा। ठीक, यानी कि यहाँ पे 7 7 आ गया, डिविजिबल हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 2019, इसको 2000 प्लस 19 में ब्रेक करिए, तो 2000 में कितने ऑड डे होंगे, 0 ऑड डे होंगे। अब 19, तो 19 के लिए एक फार्मूला होता है कि 19 के लिए एक फार्मूला होता है, जैसे x प्लस एक्स बाई 4 लगा देते हैं, तो ये होता है फार्मूला। तो 19 प्लस 19 बाई 4, तो 4 4 जा 16, तो कितना बचा, 4 जो बचा 4, तो जितनी टाइम जाएगा उसमें ऐड कर देंगे, तो 23, और 23 अब डेज होंगे तो 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 2 जा
यानी कि ये आपका 2 ऑड डे बचा। तो 2 का मतलब जैसे संडे होता है वो 0 होता है, मंडे 1 और ट्यूसडे 2 होता है, तो यहाँ पे जो डे होगा वो 2 ट्यूसडे हो जाएगा, 1 का मंडे और 2 का ट्यूसडे। तो जब कैलेंडर टॉपिक पढ़ाएंगे तो इन सबको बहुत ब्रीफ में बताएंगे, लेकिन आप फिर भी यहां से इसको समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 24 नंबर, ये अब आपसे कहा गया है, ये आपसे आया है ब्लड रिलेशन का, एक्स की ओर संकेत करते हुए वाई कहता है, ये आप मान लो एक्स है और ये वाई है, एक्स की ओर संकेत करते हुए वाई कहता है, क्या कहता है, वाई कहता है कि एक्स की मां, एक्स की ओर संकेत करते हुए वाई कहता है कि सॉरी वाई की मां मतलब ये वाई है तो इसकी मां ऊपर एक जनरेशन चले जाएंगे, वाई की मां एकमात्र बेटे का बेटा है, एकमात्र बेटे का बेटा, इस बात को बहुत ध्यान रखना है। मतलब जो वाई की मां है उसका सिर्फ एक बेटा है, कोई बेटी और बेटा दूसरा नहीं है, तो इसका मतलब ये स्वयं हो जाएगा, और बेटे का बेटा है यानी कि एक्स यहां आ जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा। जो प्लस सिंबल होता है वो मेल के लिए होता है, ये भी ध्यान रखिएगा, प्लस सिंबल होता है तो मेल के लिए हम लोग करते हैं, और माइनस सिंबल फीमेल के लिए, अपने समझने के लिए करते हैं। ठीक है, ये कोई कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया गया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब तो y के पिता x के होंगे, तो जो y के पिता होंगे वो x क्या क्या होंगे, तो ये माँ है तो ये पिता पति होंगे इसके, और जो पति होगा वही इनका क्या होगा, पिता होगा। तो जब इनका पिता होगा तो इनका क्या हो जाएगा, दादा हो जाएगा, इनका क्या हो जाएगा, दादाजी हो जाएंगे, ग्रैंडफादर हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, ग्रैंडफादर हो जाएंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक, तो इस तरीके से क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। आपसे कहा गया है कि y के पिता x के क्या होंगे, तो इससे इनका रिलेशन पूछा गया है, तो ये आपका आंसर नंबर फर्स्ट यानी कि दादाजी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहां से आपसे कहा गया है, या ये भी आपका ब्लड रिलेशन का ही है, आपसे कहा गया यदि श्रीमान एक्स की, यदि श्रीमान एक्स की 2 बहनें हैं, कौन कौन, मान लो ये एक्स है और इनकी 2 बहनें हैं, तो जब बहन हो या भाई हो तो वो एक जनरेशन में आएगा। जब ब्लड रिलेशन पढ़ाएंगे तो 5 जनरेशन को लेकर के पढ़ते हैं, तो एक्स वाई और जेड। ठीक, एक्स की 2 बहनें यानी कि इन पर सिंबल जो लगाएंगे वो हम माइनस का लगाएंगे ताकि फीमेल समझ में आए, ये बहनें हैं, एक्स की 2 बहनें वाई और जेड है, और डब्लू की माँ, जो डब्लू की माँ है वो वाई के पिता की बहन है, तो जो डब्लू की माँ है वो वाई के पिता, वाई के पिता मान लो ये हैं। ठीक है, जब पिता की बात करेगा या दादा की बात करेगा तो उस तरीके से हम एक एक जनरेशन ऊपर चलते चले जाएंगे। तो पिता वाई की माँ जो है डब्लू के पिता की बहन है, डब्लू की जो माँ है, मान लो ये डब्लू है, जो डब्लू की माँ है वो वाई के पिता की बहन है। ठीक है, अब एक बात ध्यान रखिएगा, हम एक जनरेशन ऊपर तो जा रहे हैं लेकिन डबल बार नहीं गए हैं, तो ये जो होता है वो पति पत्नी को रिप्रेजेंट करता है, ये भी ध्यान रखना, पति पत्नी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, दंपति जीवन को रिप्रेजेंट करता है, तो हम डबल साइन का प्रयोग करते हैं, और ऐसे अगर माँ है, भाई है, बहन है, फुफेर, तो इस तरीके से हम लोग सिर्फ और सिर्फ सिंगल एरो का यूज करते हैं। तो आप क्या कहा गया है कि डब्लू की माँ वाई के पिता की बहन है, तो इसकी ये बहन है, तो डब्लू की माँ एक्स की, डब्लू की जो माँ होगी वो एक्स की क्या होगी, यानी कि इसकी क्या होगी। तो आपको बताना है कि अगर मेरे पिता की बहन जो होगी वो मेरी क्या होगी, तो मेरी वो बुआ होगी, वो मेरी क्या होगी, बुआ होगी। तो इस तरीके से आप एक्स का उसकी मां से पूछा है तो आपका यहां पे हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर पहला, आंट बोलते हैं। आंट में आपको हिंदी में चाची मिलेगा, मौसी मिलेगा, बुआ मिलेगा, फूफी मिलेगा, मामी मिलेगा। तो एक आंट वर्ड आपको सिर्फ चाची को रिप्रेजेंट नहीं करता है, वो आपको बुआ, फूफी, मामी साहब को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरीके से आपका आंसर नंबर पहला सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
26 नंबर क्वेश्चन है। ये अब आपसे कहा गया है यदि x की माँ y के पिता की इकलौती पुत्री है, ये देखो ब्लड रिलेशन का तीसरा नंबर क्वेश्चन है। तो आपसे क्या कहा गया है, यदि x की माँ, आप x लिख लीजिए, x की माँ, जो x की माँ है। अब एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब जनरेशन एक माँ दादा पिता को चलेंगे तो अपने से ऊपर लेकर चलेंगे। तो x की माँ y के पिता, मान लो y के पिता की, y के पिता की इकलौती पुत्री है। तो जो यदि x की माँ y के पिता की इकलौती पुत्री है, तो इस बात को यहां पे बहुत ध्यान देने वाली चीज है कि जो दोस्त है हमारे, कुछ वो गलती कर देते हैं कि उसको स्वयं नहीं समझ पाते हैं। जब वो एकमात्र की बात कर दिया, कंडीशन दे दिया, तो आप इसका मतलब y के पिता की एकमात्र पुत्री, तो वो यह स्वयं हो जाएगी और इस पे सिंबल माइनस का लग जाएगा। तो y के पिता की इकलौती पुत्री यानी वो y स्वयं है। और यदि x की माँ, तो x की माँ यानी x हम कहां लेकर के आएंगे, यहाँ पे आएंगे, तो ये जो y होगी वो इस x की माँ हो जाएगी। तो आपसे रिलेशन क्या पूछा है, तो y के पति की बहन x का क्या है, तो y की पति, तो इसका मतलब ये कोई पति होंगे, ये पति जी होंगे, ठीक है, ये पति होंगे। और पति की बहन, तो पति की बहन यानी कि ये आप सिस्टर लिख लेंगे, एस लिख देंगे। तो आपसे पूछा क्या गया है, तो y के पति की बहन x का है, यानी कि इसका रिलेशन x से पूछा गया है। तो आपको 100% पता होगा कि जो ये इसकी माँ है, तो ये इसके क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे पिताजी। और जो पिताजी की बहन होगी, तो पिताजी की बहन फिर से आपका बुआ हो जाएंगी। ठीक है, तो जैसे आपका पहला ऑप्शन था, पहला क्वेश्चन था, सेम वैसा ही है, तरीका अलग है क्वेश्चन का। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चाची मामी फूफी बुआ। तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन, 27 नंबर क्वेश्चन है, उस चित्र का चयन करें जो निम्न समूहों से संबंधित नहीं है। तो चलिए आइए देखते हैं। यह आपसे कहा गया है ए बी सी डी, बी ए सी डी। अब आपसे क्या करना है, इसमें देखिए नंबर ऑफ लाइन कितनी है, इसमें नंबर ऑफ लाइन आपको ध्यान रखना है कि किस तरीके से क्या ट्रिक बैठ सकता है। यहाँ पे कोई निश्चित नहीं कि कौन सा ट्रिक बैठेगा कौन सा नहीं, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। इसमें कितने हैं, आपको 4 हैं, इसमें कितने हैं, 2 हैं, इसमें कितने हैं, 3 6 हैं, और इसमें कितने हैं, 5 हैं। अब आपको बताना है कि डिफरेंट होना चाहिए, तो आप कौन सा लगाएंगे, आप बताइए। ये 2 4 6 ये आपके कौन से हैं, ये इवन नंबर है आपके, ये कौन से हैं, आपके इवन नंबर हैं। और जो पहला है, वो जो पहला हो जाएगा वो ऑड नंबर हो जाएगा। तो इसलिए आपको डिफरेंट बताना है, तो जब डिफरेंट बताना है तो पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। और पहला मतलब यहाँ के अकॉर्डिंग बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान रखते हैं। और ये पूरे जोश और जुनून के साथ आप अपने इस तरीके से प्रैक्टिस करते रहिए, और ये आपको बहुत ही रामबाण जरूर साबित होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान रखते हैं। ये इस तरीके से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। ये आपसे कहा गया है उस अक्षर का चयन करें जो समूह से संबंधित नहीं है। तो समूह से संबंधित नहीं है, तो आप इसमें कैसे पहचानेंगे, PEIO। तो PEIO, तो आपको ध्यान रखना है इसमें से डिफरेंट कौन सा है। तो डिफरेंट यहां से ये आपको हमने बताया था कि वावेल का हो सकता है, इवन कॉन्सोनेंट का हो सकता है, इवन नंबर का हो सकता है, ऑड का हो सकता है, प्राइम नंबर का हो सकता है, मतलब ऐसे इसमें फॉलो कर सकते हैं। तो यहां से आपका हो जाएगा, ये आपका क्या है, वावेल है। ये क्या है, आई भी वही है, वो क्या है, वावेल है। तो आपसे सॉरी, जो पी है वो पी क्या है, पी आपका कॉन्सोनेंट है। और आपसे पूछा गया था कि डिफरेंट समूह से संबंधित नहीं है, तो आपका आंसर नंबर ये हो जाएगा, यानी पहला कॉन्सोनेंट। एक पी क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो ये आपका आंसर नंबर पहला सही हो जाएगा। अब उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में जरूर आया होगा। नेक्स्ट है, और इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन भी है। देखते हैं लास्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है। यह आपसे कहा गया है इसमें से यदि दी गई श्रृंखला को उल्टे क्रम में लिखा जाए। ये देखो हमारे टाइपिस्ट महोदय बहुत अच्छा टाइप किए हैं, उल्टे क्रम में तो लिखा जाए लेकिन कुछ है नहीं किसको उल्टा क्रम में लिखा जाए, तो इसका आंसर तो ये गड़बड़ हो जाएगा। हालांकि मैंने करवाया था तो उसमें तो था, लेकिन यहां नहीं दिख रहा है।
चलिए फिर हम इसको कैसे उल्टा किसको कर दें, तो हम इसको दोबारा जरूर लेकर के आएंगे। ठीक है, फिर थैंक यू क्लास।